हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और इसी कंटिन्यूशन में हम लोगों ने सेक्शन 8 को स्टार्ट किया था और सेक्शन 8 के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 to 5 वीडियोस बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जो इम्यूनिटी है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था, इम्यूनिटी जो है उसमें एक इम्यूनिटी का जो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी। प्राइमरी इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, इसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है दैट इम्यूनिटी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये पास करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन जाए। तो जैसे इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इसमें इनेट इम्यूनिटी में स्किन आ जाते हैं, या फिर यहाँ पर जो पायरोजेंस हैं जिससे फीवर हो कंट्रोल किया जाता है, या लाइसोजाइम है, या टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो कि कंजर्व डोमेन ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजन को यूज़ करके उसको किल किया जाता है। तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये सभी के लिए एक जैसे काम करेंगे, यानी ये सारे पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है मोरलेस और सबको उसके इन्फेक्शन को रोकता है। तो इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब आ रहे हैं आज के सेशन में कि इसका सेकेंड जो है, जिसको हम लोग सेकेंडरी इम्यूनिटी बोलेंगे, और सेकेंडरी इम्यूनिटी में एडप्टिव इम्यूनिटी। तो एडप्टिव इम्यूनिटी क्या है? देखिए, एडप्टिव इम्यूनिटी ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ये एक्वायर्ड किया जाता है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारे उसके बॉडी में इन्फेक्शन होगा और उससे फाइट आउट करने के लिए एडप्टिव इम्यूनिटी उनके बॉडी में बनते हैं। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जब फेल कर जाएगा तब सेकेंडरी इम्यूनिटी काम करेगा और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक। जैसे प्राइमरी नॉन स्पेसिफिक था, ये हाईली स्पेसिफिक है। अब आ रहे हैं कि ये जो एडप्टिव इम्यूनिटी है इसके दो ब्रांचेस हैं। एक है ह्यूमोरल, ह्यूमोरल का मतलब है बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड में रहता है, और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल कहाँ पर होगा? ये हमारे ब्लड में हो सकता है, या हो सकता है लिम्फ में हो, और सेल मेडिएटेड बता रहा है ये सेल्स में प्रेजेंट होंगे। अब आ रहे हैं कि ये जो दोनों एडप्टिव इम्यूनिटी है बनता कैसे है? तो ये वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट है, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कहाँ से बनते हैं? स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स के दो ब्रांच है, कंटिन्यूस डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाइट सेल्स की तरफ एक तरफ बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर आता है मैक्रोफाजेस जो फॉरेन पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है। उसके अलावा आते हैं लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट बेसिकली बनाता है यहाँ पर ह्यूमोरल एंटीबॉडीज पार्ट हो जाएगा। तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी में बी लिम्फोसाइट का रोल है, और टी लिम्फोसाइट बेसिकली सेल मेडिएटेड होते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पर जितने भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं उनके एक फीचर को आपको समझना है, नॉन सेल्फ एंड सेल्फ डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने स्पेसिफिसिटी तो बताया ही, स्पेसिफिसिटी ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बहुत मेजर प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, नॉन सेल्फ एंड सेल्फ, इसका क्या मतलब होता है? नॉन सेल्फ और सेल्फ का डिफरेंशिएशन का मतलब है कि दिस इम्यूनोलॉजिकल सेल्स ओनली रिकॉग्नाइज नॉन सेल्फ यानी पैथोजन को, ये सेल्फ को नहीं रिकॉग्नाइज करता। सेल्फ मतलब ये हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज करेगा तब बी सेल्स और टी सेल्स अपने सेल को क्लीव कर देंगे, उसको ही किल कर देंगे। किसी केस में होता भी है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
जहाँ पर सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं सबसे पहला ह्यूमोरल के बारे में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है बॉडी फ्लूइड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ह्यूमोरल। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर बी सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। बी सेल्स क्या हैं? बी सेल्स डराइव होते हैं लिम्फोसाइट से। ये लिम्फोसाइट से डराइव होंगे जैसा कि मैंने बता दिया, और लिम्फोसाइट ड्राइव होता है डब्ल्यूबीसी से, और डब्ल्यूबीसी ड्राइव होता है स्टेम सेल से। तो ये बी सेल्स क्या करेंगे, ये इनके सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होंगे जो फॉरेन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये है क्या? ये है एंटीबॉडीज, ये है प्रोटीन। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया कि कितना एंटीबॉडीज होते हैं। तो देर आर और IgE, IgA, IgM एंड IgG, ये 5 तरह का। तो इस 5 तरह के कोई भी एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीटली बी सेल्स। ये पहले ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कहाँ पेट्रोलिंग करते हैं? ये ब्लड में पेट्रोल करते रहेंगे, या बॉडी फ्लूइड्स में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहे। और जब भी कोई पैथोजन इंटर कर गया हमारे ब्लड में, तो वो पैथोजन के साथ में ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। सपोज ये पैथोजेंस है, तो पैथोजेंस पे कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप। ये भी मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। एपिटोप्स क्या होता है? एपिटोप्स होता है स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पैथोजन, और पैथोजन क्या होगा? नॉन सेल्फ, और नॉन सेल्फ को हम लोग क्या कह सकते हैं? एंटीजन, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द पैथोजन और नॉन सेल्फ और एंटीजेंस वेयर एंटीबॉडी बाइंड्स। तो एंटीबॉडी जहाँ इस पर बाइंड करता है उसको बोलते हैं एपिटॉप, और एंटीबॉडीज़ के जो पोर्शन बाइंड करते हैं उसको बोलते हैं पाराटॉप। सपोज ये एंटीबॉडीज़ का ये पोर्शन बाइंड कर रहा है, ये स्पेसिफिक पोर्शन को बोलते हैं पाराटॉप। पाराटॉप कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडीज़ पर। और एपिटॉप कहाँ प्रेजेंट होगा? फॉरेन पार्टिकल्स पर, फॉरेन पर। अब वो फॉरेन क्या है? नॉन सेल पैथोजन हो सकता है। और ये बेसिकली कहाँ पर है? ये एंटीबॉडी, ये है बी सेल्स के ऊपर। तो जैसे ही कोई पैथोजन मिला, ये एसोसिएट हो गया इसके साथ, और ये एसोसिएट होने के बाद में ये एक्टिवेट होता है। इसको पहले क्या बोलते हैं? जब ये पहले पेट्रोलिंग कर रहा है, तो अब इसको कोई मिला नहीं है फॉरेन पैथोजन, तो इसको बोलते हैं नेव बी सेल। नेव बी सेल्स का मतलब होता है अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे ही इसको कोई पैथोजन मिल गया, उसके साथ बाइंड कर गया, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर ये कन्वर्ट कर जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स अब क्या करेगा कि इसी तरह के जो इनके सेल सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं, बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक तरह का इसके बॉडी में बनता चला जाएगा। जो इसके सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स पे लगे हुए थे, वैसे ही ये वाले बनाना शुरू करेंगे, और बनाकर बाहर की तरफ रिलीज़ कर देंगे। और अब ये एंटीबॉडीज़ कहलाएगा, और ये एंटीबॉडीज़ अब जाके पैथोजन के साथ में और ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर जाएंगे। ये पैथोजन है, जिसकी वजह से ये पैथोजन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जब भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, नेवर किल पैथोजन, ये पैथोजन को किल नहीं करेंगे। तो ये करते क्या है? ये रिकॉग्नाइज करेंगे पैथोजन को एंड स्टॉप इट्स माइग्रेशन और स्प्रेड। अब ये किल कैसे करते हैं, ये लेटर ऑन में देखेंगे। तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या समझ में आया? एंटीबॉडीज़ बी सेल से रिलीज होंगे, और जब भी इनको कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी फ्लूइड में मिलेगा, ब्लड लिम्फ में, तो वो उनको मूवमेंट को ब्लॉक कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि पैथोजन तो बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे, तो बी सेल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे। ये सब कहाँ से? बी सेल्स का नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि स्टेम सेल्स में ये बनेंगे, स्टेम सेल्स इनको बनाएगा, और इनका मैचुरेशन एंड सिंथेसिस और मैचुरेशन दोनों बोन मेरो में होता है। स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मेरो में। तो अगर बोन मेरो में इनका फॉर्मेशन और मैचुरेशन हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बी सेल्स, बी फॉर बोन मेरो। ठीक है। अब ये बहुत तरह के बी सेल्स होंगे जिस पर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स लगे होंगे,
और इनका नंबर 10⁸ 8 हो सकता है, डिफरेंट टाइप। एश्योर कराया जाता है कि ये सिर्फ फॉरेन के साथ ही बाइंड करें, सेल्फ के साथ बाइंड नहीं करें। सेल्फ के साथ बाइंड करेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इस सिलेक्शन को, इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन। तो स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन में होता क्या है कि इनके उन सारे बी सेल्स को उनको किल कर दिया जाता है जो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वही सिर्फ स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन से पास होकर बाहर निकलते हैं और लाइव रहते हैं जो नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करें। इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन। तो टोटल 10⁸ डिफरेंट टाइप के बने और उसमें स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन हुआ तो कितने पास किए? सिर्फ 5%। 95% ऑफ बी सेल को डेथ प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। सिर्फ 5% ही बचते हैं जो नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो 5% मोर देन सफिशिएंट है हमारे डिफरेंट तरह के पैथोजेंस के साथ में बाइंड करके उनको ब्लॉक करने के लिए। होप सो ये समझा। अब आ रहे हैं दूसरा टाइप, सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड टाइप में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पार्टिसिपेटिंग सेल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पर टी सेल्स। अब अगेन टी सेल्स कहाँ से आ रहा है? टी सेल्स स्टेम सेल्स में आ रहा है। स्टेम सेल्स कहाँ है? बोन मैरो में। और बोन मैरो में ये टी सेल्स का फॉर्मेशन पहले सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है बोन मैरो में, लेकिन इनका मैचुरेशन टी सेल्स में होता है। टी सेल्स का मतलब है थाइमस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया टी सेल्स। अब मैच्योर में होता क्या है? मैच्योर स्टेज में ही इन लोगों का स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन, मैं बता चुका हूँ, नॉन सेल्फ वाले ही सरवाइव करेंगे, सेल्फ वाले को डेथ प्रोसेस के लिए जाना है। टी सेल्स के ऊपर भी इसी तरीके का रिसेप्टर्स लगा होता है, लेकिन ये बी सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अच्छा, ये पेट्रोलिंग कहाँ करते हैं ये भी समझना सबसे पहले। तो ये पेट्रोलिंग, जैसे बी सेल्स पेट्रोलिंग करते थे बॉडी फ्लूइड में, ये पेट्रोलिंग करेंगे सेल्स में, जितने सेल्स प्लस ब्लड दोनों जगह। ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो टी सेल्स वहाँ जाएगा और बी सेल्स दोनों आएंगे। और सेल्स में इन्फेक्शन हुआ, जैसे कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, वहाँ वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर टी सेल्स आएंगे। हाउ इट वर्क्स। अच्छा, टी सेल्स के दो टाइप होते हैं, ये भी समझना। ये है टी सी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स। और भी टाइप होते हैं लेकिन ये दोनों मेजर है, इसको समझना है। टी सी सेल्स का मतलब है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यानी ये क्या करते हैं? किल करते हैं, किल द सेल। किस सेल को? इन्फेक्टेड सेल्स को। इन्फेक्टेड सेल्स का मतलब होता है कि जहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है या फिर कैंसर हो गया या पैथोजन कोई आ गया उस सेल्स के अंदर, तो उनको किल करना, तो टी सी सेल्स का काम करेगा। और टी हेल्पर, इसका नाम है टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। ये किल नहीं करते, डज नॉट किल। किल करने के पास इनकी कैपेबिलिटी किल करने की नहीं है। तो ये क्या करता है? ये सिक्रीट करते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल लाइक साइटोकाइनिन और इंटरल्यूकिन। और ये इंटरल्यूकिन करते क्या, या साइटोकाइनिन क्या करते हैं? ये दूसरे बी सेल या टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये मैक्रोफाज को एक्टिवेट कर देंगे ताकि वो किल कर सके। तो ये भी किल कर सकता है, फेगोसाइटोसिस, ये किलर है। किल करने का मैक्रोफाज और टी सी सेल्स कर सकते हैं। फिर यह एंटीबॉडीज़ को बुला सकता है या फिर ये टी सी सेल्स को भी बुला सकता है। तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे अगर टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होगा, क्योंकि इनके पास ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का समझ में आ गया, दोनों का काम भी समझ में आ गया। लेकिन ये काम करते कैसे हैं? ये काम करते हैं, टी सेल्स वर्क विथ एमएससी के साथ मिलकर। अब ये एमएससी क्या है? इसको बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी सेल। अब ये दो तरीके के हैं, ये है एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2। तो ये एमएससी क्लास 1 काम करता है किसके साथ? ये टीसी सेल्स इसके साथ काम करते हैं। और एमएससी कौन काम करता है? टी हेल्पर के साथ में काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि टी सेल्स दो तरीके के होते हैं। तो इसके लिए एमएससी क्लास 1 चाहिए और इसके लिए एमएससी क्लास 2 चाहिए।
ठीक है, अब ये समझा एमएससी करता क्या है। एमएससी जो, अब एमएससी को थोड़ा देखते हैं। एमएससी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सब एमएससी आएंगे। एमएससी क्लास 1, जैसे ये एमएससी क्लास 1 है, ये अगर इसके अंदर कोई पैथोजन चला गया, सपोज ये न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और इसके अंदर पैथोजन चला, तो अब ये क्या करेगा, इसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इस पैथोजन को डिग्रेड करेंगे, इसको डिग्रेड करेगा। और डिग्रेड करने के बाद में प्रोटीएज, ये प्रोटीएज क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। सेल्फ वाले सेल्स प्रोटीन को भी डिग्रेड करेगा और इस पैथोजन वाले जो बाहर से इन्फेक्शन होकर आया इसके अंदर, उसको भी डिग्रेड कर देगा प्रोटीएज। और ये अपने सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स पर इस तरह के प्रोटीन को लगाएंगे। तो अगर सेल्फ वाला प्रोटीन डिग्रेड हुआ तो सेल्फ वाला यहाँ लगेगा, सपोज ये सेल्फ वाला है। और अगर ये इसके साथ में पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है ये पैथोजन वाला भी यहाँ आ जाए, पैथोजन भी आएगा यहाँ पर। तो पैथोजन के प्रोटीन भी आ सकते हैं अगर पैथोजन से इन्फेक्टेड हुआ है तो, अदरवाइज ये अपने ही सेल्फ वाले प्रोटीन को यहाँ सरफेस पे लगाएंगे। अब टीसी सेल्स घूम रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है सेल्स के अंदर, तो लेकिन इसके रिसेप्टर्स सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नॉन सेल्फ को, क्योंकि ये स्टिंजेंट सिलेक्शन के थ्रू आया हुआ है, तो ये सिर्फ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ये एमएससी सेल्फ वाले को लगाता है अपने सेल सरफेस पे, तब ये एक्टिवेट नहीं होगा, टीसी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। लेकिन अगर यही फॉरेन पैथोजेंस के प्रोटीन को अपने सेल सरफेस पे लगाता है, पैथोजेंस प्रोटीन, तब ये क्या होगा, इसके साथ इंटरैक्ट कर लेगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंटेशन जैसे ही हुआ टीसी सेल्स एक्टिवेट हो गए, और टीसी सेल्स एक्टिवेट हो जाने के बाद ये क्या करेंगे, इसको किल कर देंगे, क्योंकि ये पैथोजन से, ये इंडिकेशन है कि पैथोजन से इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो टीसी सेल का काम ही क्या है, किल करना। सेल्फ वाला सेल्स रहता, यहाँ पे प्रोटीन रहता, तब ये किल नहीं होता। होप सो ये समझा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, टीसी सेल्स के पास में एक रिसेप्टर्स और सीडी रहता है, सीडी। ये सीडी और नंबर याद रखना है, इसको बोलते हैं 8। सीडी 8 अगर रहता है तो इस सीडी 8 को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके पास में रिसेप्टर होते हैं, तो सीडी 8 इसके साथ रिकॉग्नाइज करेगा। और ये टीसी सेल्स एमएससी क्लास 1, तो ये भी पूछता है कि एमएससी क्लास 1 एंड टीसी सेल्स में कौन सा सीडी आता है। सीडी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फुल फॉर्म। ये एक तरह का सिग्नल मॉलिक्यूल। अब आते हैं एमएससी, टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट वेरिएंट है हमारे बॉडी में एमएससी के, इसलिए कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म सेम नहीं हो सकता एमएससी के मामले में। मेरा एमएससी और किसी दूसरे का भी एमएससी बिल्कुल डिफरेंट होगा, एमएससी क्लास 1, और इसीलिए ये टिश्यू रिजेक्शन कराता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टिश्यू रिजेक्शन में किसका रोल है, ये एमएससी क्लास 1 का है रोल। ये इंट्रासेलुलर पैथोजन को, या कैंसरस सेल हो गए या वायरस इन्फेक्टेड हो गए, तो ये क्लास 1 आएगा, ठीक है। लेकिन टिश्यू रिजेक्शन से बहुत आता है क्वेश्चन, वो क्लास 1 से होगा। अब आ रहे हैं दूसरा, एमएससी क्लास 2। एमएससी क्लास 2 में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 में 12 डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, यानी ये पॉलीजेनिक जीन का एग्जाम्पल है, यानी इसके मल्टीपल वेरिएंट हमारे बॉडी में, जीन के मल्टीपल वेरिएंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसलिए कोई भी 2 इंडिविजुअल क्लास 2 के सेम नहीं हो सकते, क्योंकि 12 डिफरेंट वेरिएंट्स प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, ये भी एमएससी कौन कौन हो सकते हैं, एमएससी सिर्फ 3 हो सकता है। इसका रिप्रेजेंटेटर कौन कौन है, ये एमएससी कौन कौन शो करते हैं, एक शो करता है मैक्रोफाज, एक शो करता है डेंड्राइटिक सेल्स, उसके बाद कौन शो करता है, बी सेल्स, ये भी शो करते हैं। तो ये 3 सेल्स यहाँ पर। अब यहाँ पर इनके सेल सरफेस के ऊपर भी एक रिसेप्टर होगा, और इसमें भी अगर पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया, ये तो स्पेशलाइज्ड पैथोजन को ही लेंगे, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक और बी सेल्स, ये पैथोजन को ही ले लेंगे। और पैथोजन को लेने के बाद में पैथोजन के प्रोटीन्स को, ये पैथोजन को डिग्रेड करेंगे, इसके प्रोटीन को सेल सरफेस पे लगाएंगे, और सेल सरफेस पे अब यहाँ पर आएगा टी हेल्पर सेल्स, और जैसे ही इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ ये एक्टिवेट हो गए।
लेकिन ये किल नहीं करेंगे। टीसी सेल्स किल कर देता था, लेकिन ये किल नहीं करेंगे, ये सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। और सिग्नल मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे IL-2, IL-6 इस तरह के सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। और ये क्या करता है, ये मैक्रोफाज या टीसी सेल्स को अट्रैक्ट कराएगा यहाँ पर। और मैक्रोफाज अगर आया यहाँ पर तो मैक्रोफाज पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। अब HIV इन्फेक्शन में आपको मालूम है कि HIV इन्फेक्शन बेसिकली जो एड्स कॉज करता है, ये किसको टारगेट करता है, ये टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करना है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भी एक CD वैल्यू, जैसे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर TC सेल्स में था CD8, यहाँ पर CD4 एक्टिवेट करता है। CD4 यहाँ पर आएंगे और इसके रिसीवर्स यहाँ पर लगे रहेंगे। कहाँ पर, इस मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स के पास में कौन सा होगा, CD4 के रिसेप्टर्स होंगे। और CD4 कहाँ होगा, ये होगा टी हेल्पर पर। तो ये भी पूछता है कि टी हेल्पर सेल्स और ये मैक्रोफाजेस के इंटरेक्शन कराने में किसका रोल है, CD4 का। तो CD4 MSc क्लास 2 को टी हेल्पर के साथ में एसोसिएशन कराता है। होप सो ये समझा। अब इन दोनों की वजह से मेमोरी सेल्स भी डेवलप करते हैं, ये भी समझना है। मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स क्या करता है कि जब लेटर ऑन में सेम टाइप का इन्फेक्शन अगर हो तो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। जैसे डोज 1 यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर, और डोज 2 मिला। इसके ऊपर बहुत सारा मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेंड डोज में यहाँ पर ज़्यादा पिक आएगा किसका, एंटीबॉडी का। ये फर्स्ट इन्फेक्शन, ये सेकेंड इन्फेक्शन, क्योंकि मेमोराइज कर लिया, इसको याद कर लिया। तो सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन इन्फेक्शन किया तो बहुत तेज़ी से उसको फास्ट एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि फास्ट एंटीबॉडीज बनेगा। एंटीबॉडीज ही नहीं, TC और टी हेल्पर सेल्स भी बनेंगे यहाँ पर फास्ट। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस के प्रिपरेशन में, माइक्रोबायोलॉजी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।